हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे फॉर सी सेट सीरीज के अंदर। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू आपका डेटा सफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक की, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कई बार इस टॉपिक पे चर्चा करी है, पर ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स देखा होगा, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि इस चैप्टर से कुछ 12-13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नोटिस कर पा रहे हो? 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12-13 टॉपिक्स आपको या 12-13 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आपको देखने को मिल जाए। तो मेरी कोशिश पता क्या रहेगी? पहली चीज, आपको मैं इसकी अप्रोच बताऊं कि डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं। दूसरी चीज, कहाँ कहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आप उन गलतियों को ना करो। एंड तीसरी चीज, हम करेंगे 2024 के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। एंड मैं एक्सपेक्ट आप लोगों से ये करूंगा कि आप साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जो मैं बता रहा हूं कि कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बच्चों ने जब 2024 में पेपर दिया ना, तो कुछ जगह पे उनकी गलतियां हुई हैं। ठीक है ना? तो मैं नहीं चाहता कि आप अगले साल वो गलतियां करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आंसर तक पहुंच जाते हो फिर छोटी सी गलती कर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। बाकी अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन की जो पीडीएफ होगी, अगर आप उसको चाहते हो, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पर मिल जाएगी। और भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपके साथ यहीं इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ। चलो ठीक है, समझते हैं आखिर ये टर्म है क्या, आखिर डेटा सफिशिएंसी, व्हाट डज इट मीन, एंड कहीं ना कहीं कैसे इसके क्वेश्चंस हम अप्रोच करेंगे। देखो, जैसा आपको नाम से पता लग भी रहा होगा ना, डेटा सफिशिएंसी, क्या कोई डेटा जो हमारे सामने गिवन है, क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए, ये हमारे से पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल जरूर देता हूं। जैसे यूपीएससी ने ना हमसे ऐसे कुछ सवाल पूछा था कि लेट से, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसको करवा दूंगा मैं। यहां पर पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम चाहिए एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। ये हमारे सामने सवाल दिया हुआ है, इसका हमें जवाब देना है कि कितना टाइम चाहिए। और उसके लिए हमें उसने कुछ डेटा दे दिया। एक डेटा ये दे दिया कि उसका साइज कितना है सॉफ्टवेयर का, दूसरा डेटा दे दिया कि कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है डेटा। तो क्या ये डेटा के माध्यम से मैं आंसर तक इसका पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या इसका जवाब मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता। यही है डेटा सफिशिएंसी, कि भाई जितना डेटा मुझे बता रखा है, क्या उसके हिसाब से जो सवाल मेरे सामने पूछा हुआ है, क्या उस सवाल को मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सफिशिएंसी। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, पर पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो आपको यहीं से मिलेगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बच्चों वाला एग्जाम्पल जरूर ले रहा हूं, बट आपकी गलती पॉइंट आउट कराने के लिए दो पैरेलल एग्जांपल्स लूंगा। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे लेट से मैंने एक पर्सन का नाम लिया, ठीक है, एक मान लो बंदा है जिसका नाम है बनी, ठीक है। और मैंने पता क्या किया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैंने क्या किया, इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बनी ना घूमने कहां गया होगा। ये आपका सवाल है, बनी घूमने कहां गया होगा, ये सवाल है। अब पहला मैंने आपको डेटा दिया, मैंने बोला कि बनी के पास तीन ऑप्शंस थे, राइट। या तो वो जा सकता था मनाली, या वो जा सकता था लंदन, राइट, या फिर वो जा सकता, लेट से वो शिमला जा सकता था, राइट। ये तीन ऑप्शंस थे उसके पास। ये है मेरी पहली स्टेटमेंट। चलो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पता क्या कहती है? दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो बनी था वो लंदन और शिमला नहीं गया, वो लंदन भी नहीं गया, वो शिमला भी नहीं गया। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आपको इसका जवाब मिल जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, पहली स्टेटमेंट ने बोला है कि वो इन तीनों में से कहीं पे गया है। अब पहले से तो नहीं पता लग रहा, पहली स्टेटमेंट अगर सिर्फ हम पहली स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें लग रहा है कि इन तीनों में से कहीं गया होगा। सेकंड स्टेटमेंट में हमें ये पता लगा कि वो लंदन नहीं गया, शिमला नहीं गया। पर जब दोनों को साथ में हमने पढ़ा, तो हमें पता लग रहा तीन ऑप्शन थे उसके पास, और वो लंदन नहीं गया, शिमला नहीं गया, तो बचा एक ही ऑप्शन। तो इसका आंसर मैं बड़े आराम से कह पाऊंगा कि ही वुड हैव गॉन टू मनाली। बात सही है? आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेट से चेंज कर दूं, लेट से मैंने आपको बोला
कि हैज बनी गॉन टू मनाली, या लेट्स से मैं इसको पूछता हूं, हैज बनी गॉन टू लंदन, और आपके सामने आंसर वही है, आपके पास जो स्टेटमेंट्स है वो वही है कि क्या इस डेटा से आप इसका आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब यहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो आप ना जब ये पढ़ोगे हैज बनी गॉन टू लंदन, तो आप बोलोगे सर पहली स्टेटमेंट से तो नहीं पता लग रहा, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट में तीनों में से कहीं जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट जब मैं पढ़ता हूं ना, तब मुझे पता लगता है, क्या पता लगता है, तब मुझे पता लगता है कि भाई वो लंदन नहीं गया। तो टेक्निकली इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो, कि वो नहीं गया लंदन। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चों को ना जब इस क्वेश्चन का आंसर दिखता है कि इस क्वेश्चन का आंसर नो है, उनको लगता है कि डेटा सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो ऐसा समझो इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आपके सामने सवाल दिया हो उसका आंसर यस आना चाहिए, नहीं, उसका आंसर यस आए या नो आए उससे हमें फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क हमें इस चीज से पड़ना चाहिए कि क्या हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सफिशिएंसी। अगर मान लो यहां पर दो ऑप्शन आ रहे होते, दो आंसर्स आ रहे होते कि हमें पता नहीं लग रहा होता, लेट्स से मेरे पास ये सेकंड स्टेटमेंट ना होती, तब मुझे नहीं पता, तब इसका आंसर यस भी हो सकता था, इसका आंसर नो भी हो सकता था, क्योंकि तीन ऑप्शन है ना, उनमें लंदन भी था, तो इसका आंसर यस भी हो सकता था, नो भी हो सकता था। तब हम बोलते कि डेटा सफिशिएंट नहीं है इस केस के अंदर, क्योंकि वी आर गेटिंग टू डिफरेंट आंसर्स। पर जब मेरे सामने सेकंड स्टेटमेंट आ चुकी है, अब मेरे सामने ना इसका आंसर आ चुका है कि नहीं वो लंदन नहीं गया, अब मेरे पास बस एक ही आंसर है, ये वाला जवाब हो ही नहीं सकता, ना मे बी इसका आंसर हो सकता है, ना यस हो सकता है, सिर्फ एक आंसर हो सकता है, दैट इज नो। तो मेरे कहने का बात बहुत ही सिंपल सी है, डेटा सफिशिएंसी में हमें एक डेफिनेट आंसर चाहिए। ये यस या नो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक डेफिनेट आंसर मिल गया तो हम कह पाएंगे कि इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेटा। आई होप दैट इज क्लियर। ये यस नो के चक्कर में नहीं फंसना कि यस ही आना चाहिए इसका आंसर, नहीं, डेफिनेट आंसर आना चाहिए, एक सिंगल आंसर आना चाहिए, वन आंसर ओनली। तब हम कह पाएंगे कि हाँ पक्का पक्का इस डेटा से हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज आप पूछेंगे सर कैसे, क्या अप्रोच क्या रखनी है हम जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो आपको मैं इस चीज के एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, राइट, ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम स्टेटमेंट वन रीड करेंगे। रीड स्टेटमेंट वन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम चेक करेंगे क्या स्टेटमेंट वन को देखकर, क्या स्टेटमेंट वन को पढ़कर हमारे पास डेफिनेट आंसर आ रहा है क्वेश्चन का या नहीं आ रहा। क्या कहा मैंने, स्टेटमेंट वन को पढ़कर क्या हमारे सवाल का डेफिनेट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है स्टेटमेंट वन अपने आप में काफी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगर नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट वन को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, हम आएंगे स्टेटमेंट टू के ऊपर। क्या करेंगे फिर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट टू को, राइट। स्टेटमेंट टू के साथ भी सेम प्रोसेस करना है जो स्टेटमेंट वन के साथ था। क्या करना है, स्टेटमेंट टू के साथ पढ़ेंगे एंड सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट टू के माध्यम से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर सिंगल आंसर आया, डेफिनेट आंसर आया, मतलब स्टेटमेंट टू काफी अकेला आंसर करने के लिए, नहीं आया तो स्टेटमेंट टू अकेली काफी नहीं है। अगर मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि स्टेटमेंट वन से आंसर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट काफी है आंसर करने के लिए अकेली। अगर स्टेटमेंट टू के साथ आ गया तो हम बोल देंगे स्टेटमेंट टू अकेली काफी है। पर अगर मान लो दोनों को, मतलब दोनों अकेले अकेले से नहीं बना, फिर क्या करेंगे, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। फिर अगर मान लो कंबाइन करके आंसर आ गया तो हम बोल देंगे कि अकेले तो नहीं था काफी, पर जब हम कंबाइन करते हैं ना दोनों स्टेटमेंट्स को, तब हमारे पास आंसर बन जाता है। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और अगर मान लो दोनों कंबाइन करके भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि डेटा को कंबाइन करने के बाद भी हमारे पास एक सिंगल आंसर नहीं आ रहा। दैट इज हाउ यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बात समझे, कोई दिक्कत यहां पे किसी को? तो एक काम करते हैं, पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट पता क्या करूंगा, आप लोगों को मैं चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, अब 30 सेकंड सोचो इस क्वेश्चन को एंड मुझे इसका आंसर बताओ। टेक 30 सेकंड्स, आई वांट यू टू थिंक एंड जस्ट टेल मी द राइट आंसर इन द कमेंट्स। अगर आप बच्चे लाइव देख रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, अगर बाद में देख रहे हो तब आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। आसान क्वेश्चन है,
देखो एक चीज मैं बता दूं डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस के अंदर ना कैलकुलेशन एंड तक करना जरूरी नहीं होता। हमें बस ये चेक करना होता है क्या डेटा सफिशिएंट है या नहीं, बस इतना ही बताऊंगा इसको। बट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है भाई कितना टाइम लगेगा एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, होता है ना, जैसे आप भी कई बार अपने पीसी के ऊपर कहीं पर आप कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, बिल्कुल करते हो। तो पूछ रहा है भाई इसको डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या कह रही है कि भाई सॉफ्टवेयर का साइज है 12 MB। 12 MB का आपका सॉफ्टवेयर है। क्या सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ के मैं ये बता सकता हूं कि आपका टाइम कितना लगेगा डाउनलोड करने के लिए? आंसर इज नो। अरे आप लोग भी डाउनलोड करते होंगे सॉफ्टवेयर, आप भी नोटिस करते हो यार कई बार नेट बड़ा ही स्लो होता है, तो कई बार घंटे लग जाते हैं 12 MB डाउनलोड करने के लिए। कई बार नेट बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है तो सेकंड्स के अंदर हो जाता है। तो क्या इसको देख के मैं बता पाऊंगा कि कितनी देर में डाउनलोड होगा? आंसर इज नो सर, नहीं बता पाऊंगा। अब क्या करेंगे? अब स्टेटमेंट वन को भूल जाएंगे, अब आएंगे स्टेटमेंट टू के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट टू को देखो। स्टेटमेंट टू कह रही है कि भाई ट्रांसफर रेट आपका 2.4 kbps है, किलो बाइट्स पर सेकेंड। यहां पर अब देखो स्टेटमेंट टू जब सॉल्व करें ना, थोड़ी देर के लिए हमें स्टेटमेंट वन को भूलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट टू पढ़ो। क्या सिर्फ ये बताते हुए कि ट्रांसफर रेट इतना है या स्पीड इतनी है, क्या उससे मैं ये बता पाऊंगा कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे नहीं सर, स्पीड, सिर्फ स्पीड पता है हमें और कुछ पता ही नहीं। नहीं, स्टेटमेंट टू के अंदर सिर्फ इतना ही था, तो अकेले स्टेटमेंट टू से भी नहीं पता लगेगा। अब क्या करेंगे सर? अब दोनों को कंबाइन कर दो। अब जब आपने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया, स्टेटमेंट वन को स्टेटमेंट टू को, तो क्या हुआ? हमें दो चीजें पता लग गई। पहली बात, ये सॉफ्टवेयर का साइज कितना है? 12 MB, राइट। और एक सेकेंड की स्पीड कितनी है? 2.4 kbps, राइट। अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने लगेंगे। देखो भाई मैं वही कह रहा हूं, ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व नहीं करना। क्या आपको आंसर मिल रहा है यहां से दोनों कंबाइन करके? आंसर इज यस। इसको सॉल्व करोगे, ये आपका कितना डाउनलोड होना है, कितना साइज है, और ये आपका ट्रांसफर रेट। तो क्या यहां से मुझे ये पता लग जाएगा टाइम कितना है? आंसर इज यस, बिल्कुल पता लग जाएगा। जैसे होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी तो सेम ही चीज है, कितना डाउनलोड करना है, कितनी स्पीड है। तो यहां पे दोनों को कंबाइन करोगे ना, आपके पास एक सिंगल डेफिनेट आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो क्या हुआ यहां पे जब आप दोनों को कंबाइन करते हो तब जाके आपको आंसर मिलता है। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये। पर मुझे आपको ना इसके प्रोसेस समझाना था, क्योंकि कई बार आउटकम के ऊपर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है कि प्रोसेस भूल जाते हो। प्रोसेस बहुत है, एक बार आपने समझ लिया ना, फटाफट चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन टफ भी आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, डेटा सफिशिएंसी के, पर कुछ ऐसे आसान भी होते हैं। अब कई बार ना बच्चे ऑप्शंस को समझने में गलती करते हैं। देखो इसके ऑप्शन कुछ ऐसे आएंगे, और इनको देखो ध्यान से समझो। यहां पर देखो इन चारों का ना मैं एक बार मतलब समझा देता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में सेम ही ऑप्शंस होंगे, तो आपको एक बार मतलब इसका समझ लो। यहां पर जब वो कहता है ना, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इसका मतलब पता क्या है? कि स्टेटमेंट वन काफी है आंसर करने के लिए, पर स्टेटमेंट टू काफी नहीं है। या फिर इसका उल्टा, स्टेटमेंट टू काफी थी, स्टेटमेंट वन काफी नहीं था। यही कह रहा ना, वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन से आंसर कर सकते हैं, पर दूसरे वाले से नहीं कर सकते। मतलब या तो वन से हो रहा है, टू से नहीं हो रहा, या टू से हो रहा है और वन से नहीं हो रहा। पर यहां तो ऐसा केस था ही नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, कि या तो स्टेटमेंट वन अकेला यूज करो तब भी हो रहा है, अकेला स्टेटमेंट टू से भी हो रहा है, तब हम ये ऑप्शन चूज करते हैं। पर यहां पर ये भी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों को जैसे साथ में मिला के करेंगे तब ये आंसर होगा, बिल्कुल। पर अकेला इस्तेमाल करते तो नहीं होता, और यही तो हमारे केस में था। अकेले के लिए नहीं पता लग रहा था, क्योंकि अकेले में हमारे पास एक जगह पे साइज था, एक जगह ट्रांसफर रेट था। और बाकी जो चौथा कह रहा है, चौथा स्टेटमेंट यही है कि दोनों को कंबाइन करने के बाद भी भाई हमारा आंसर नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी है, जब दोनों कंबाइन किए थे तो हमारे पास आंसर आ गया था। क्लियर हुई ये बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा। पहला क्वेश्चन मैंने 3-4-5 मिनट लेके आपको समझाया है कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। एक बार समझ आ गया, फिर आगे करने बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, फिर से याद रखना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। कोई जरूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की, आपको टाइम मिल जाएगा, मुझे पता आप निकाल लोगे, पर उसका पर्पस है ही नहीं क्वेश्चन का। क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है क्या आंसर आएगा, क्या सिंगल डेफिनेट आंसर आएगा। अगर आएगा तो हाँ बिल्कुल, दैट्स इट। आओ एक और क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, रीड दिस क्वेश्चन एंड बताओ। ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं ताकि मैं आपको प्रोसेस के साथ फेमिलियर करवा दूं।
फिर प्रैक्टिस के अंदर जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब तो जितने मर्जी टाइम लो, मतलब कम टाइम में भी हो जाएगा आपसे। आई जस्ट वॉन्ट टू यू टू गेट फेमिलियराइज विद द प्रोसेस। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, ठीक है। अब ये दरअसल में ना, ये डेटा सफिशिएंसी का डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। ये कह रहा है इसको पढ़ के क्या आप ये कंक्लूड कर पाओगे? वो डेटा सफिशिएंसी थोड़ा सा लिंकेज जरूर है, बट ये डायरेक्टली डेटा सफिशिएंसी नहीं कह सकते, बट फिर भी इसको किया जा सकता है बहुत आराम से अगर आपका लॉजिक अच्छा है। क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है कि भारत ना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया प्रोड्यूस करता है। क्या इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होगा? क्या कहा जा सकता है? पक्का नहीं कहा जा सकता, नो। पता है क्यों? हो सकता है हम इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो मिल्क, ठीक है, पर वो हम लोग ही कंज्यूम करे जा रहे हो। अगर हम लोग ही कंज्यूम करते रहे तो कहां से एक्सपोर्ट करेंगे हम? बात तो सही है। हो सकता है उस केस में कोई दूसरा कंट्री हमारे, मतलब कोई दूसरा कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हो इंडिया से। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होना डज नॉट मीन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होना। आप ये चीज जानते भी होंगे, चाइना राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है। जानते हो इस बात को? तो ये लॉजिकली ये पक्का ही पक्का गलत है, डेफिनेटली नहीं बोला जा सकता। सेकंड कह रहा है कि भारत मिल्क को इंपोर्ट ही नहीं करता। क्या इंडिया जस्ट बिकॉज की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डज दैट मीन कि हम इंपोर्ट ही नहीं करते? यार इसके बारे में भी कह सकते। हो सकता है हम बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करते होंगे, पर हमारी कंजम्पशन तब भी खत्म नहीं होती, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। हमें कंजम्पशन अपनी कंप्लीट करने के लिए हमें बाहर से भी मंगाना पड़ता है दूध। हो सकता है ना? तो ये भी कंक्लूजन पक्का नहीं हम कह सकते। तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोस। प्रोड्यूसर बड़ा होना इसका मतलब ये नहीं है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होंगे या फिर इंपोर्ट ही नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम कोयले के केस में हम काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं, लार्जेस्ट नहीं है, पर फिर भी हम काफी सारा इंपोर्ट भी करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर बनेगा नीदर कंक्लूजन वन नॉट कंक्लूजन टू फॉलोज, प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है सर, और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो। अब यहां से थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा। आई वॉन्ट यू टू टेक 30-40 सेकेंड्स एंड गिव मी अ गुड आंसर। ठीक है, ऑप्शंस आप खुद भी समझ जाओगे, ठीक है ना, कि कैसे होगे, ठीक है ना। वही सेम ऑप्शंस ही हैं कि अकेले हो सकता है, अकेले नहीं हो सकता, कंबाइन करके होगा, या कंबाइन करने के बाद भी नहीं आएगा। यही ऑप्शन है आपके, तो बताइए। आई थिंक हो गया होगा। क्या कह रहा है यहां पे? पूछ रहा है कि एम एन एन की क्या वैल्यूज होंगी जहां पर एम और एन आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो एम और एन की ना सिंगल यूनिक वैल्यू अगर आ गई, एक वैल्यू आ गई एम और एन की, बात खत्म। उस केस में हम कह पाएंगे कि हमारे पास इसका आंसर हम कर सकते हैं, डेटा सफिशिएंट है। करो, क्या करना है फिर? स्टेटमेंट वन को पढ़ो। स्टेटमेंट वन पता क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वन कह रहा है एम इज ग्रेटर देन एन। हमें इतना पता लग गया कि एम एन से बड़ा है, और दूसरी चीज हमें पता लगी कि एम प्लस एन इज ग्रेटर देन एम एन। क्या मतलब? कि दोनों चीजों का जब हम सम करते हैं ना, दोनों दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं और दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं, तो उस केस में पता क्या होता है? उस केस में सम ज्यादा आता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है? कभी आपने ये सोचा यार दो नंबर्स का सम ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? नॉर्मली तो हम बात करते हैं जैसे 3 into 2, इनका प्रोडक्ट 6 आता है, पर जो सम होता है वो आपका इनका 5 ही आता है। नॉर्मली तो प्रोडक्ट ज्यादा आना चाहिए, पर जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स में एक केस ऐसा होता है जब आपका सम ज्यादा है प्रोडक्ट से। कैसा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर एक वैल्यू 1 होगी ना, उस केस में ऐसा होता है। टेक एन एग्जांपल, जैसे 2 और 1 है, तो 2 into 1 करोगे तो भाई 2 आएगा, प्लस अगर इनका सम निकालोगे तो वो 3 आएगा। ऐसे ही कोई कोई भी रैंडम नंबर, लेट्स से 105 है, 105 का अगर आप एक के साथ प्रोडक्ट निकालोगे वो 105 आएगा, पर 105 का अगर आप सम निकालोगे एक के साथ तो वो 106 आएगा। तो जब नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, मतलब एक नेचुरल नंबर, मतलब दोनों नेचुरल नंबर है, उनमें से अगर हमें यह देखना हो कि कब ऐसा होता है जब आपका सम ज्यादा आता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो आपको एक नंबर उनमें से आपका पक्का ही पक्का 1 होना ही पड़ेगा। कोई भी और नंबर लोगे, लेट्स से 7 और 3 हुआ, तो यहां पर इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 21 आएगा, सम 10 आएगा। तो प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होता है आपके सम से, पर
अगर कोई ऐसा केस आपको ढूंढना हो कि जहां पर सम ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, वहां पर आपको, अगर वो नेचुरल नंबर है, वहां पर एक नंबर को आपको 1 लेना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जब मेरे पास m ग्रेटर देन n है और ये दूसरी चीज है कि सम इज मोर देन प्रोडक्ट, तो क्या मेरे पास m और n की एक यूनिक वैल्यू आ सकती है? आप बोलोगे कैसे आएगी सर? कोई भी केस ले लो, n की वैल्यू मुझे पता लग गई कि ठीक है चलो 1 है, m तो कुछ भी हो सकता है, 5 और 1 भी हो सकता है, 2 और 1 भी हो सकता है, 105,1 भी हो सकता है। इन सबका ही क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो आपका सम से छोटा आएगा। तो क्या मैंने जब स्टेटमेंट 1 पढ़ा, क्या मेरा सिंगल यूनिक आंसर आया? नहीं भाई, इसके तो बहुत सारे यूनिक आंसर्स, मतलब यूनिक तो क्या, बहुत सारे आंसर्स आ गए। तो सर पहली स्टेटमेंट पढ़ के तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा, बात ठीक है। बात करें सर सेकंड स्टेटमेंट की, यहां पर कह रहा है कि m और n का प्रोडक्ट है 24। क्या कहा? m और n का प्रोडक्ट है 24। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब आप स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करोगे ना, तो आपको स्टेटमेंट 1 को भूलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो भूल जाते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 पे ध्यान देते हैं कि m और n का प्रोडक्ट है 24। अगर मान लो m और n का प्रोडक्ट आपका 24 है, इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू n 24 हुआ। ठीक है, तो 24 कैसे बन सकता है जब ये नेचुरल नंबर हो? आप बोलोगे सर 24,1 से बन सकता है, 12,2 से बन सकता है, आपका 8 और 3 से बन सकता है, और 6 और 4 से बन सकता है, और इसके अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अभी कल नहीं मानेंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट 1 हम भूल गए। स्टेटमेंट 2 पे ध्यान दो, स्टेटमेंट 2 में ये केसेस हो सकते हैं 4, इसके उल्टा भी हो सकता है 1,24, 2,12, वो भी हो सकता है। इसके माध्यम से आपका प्रोडक्ट 24 आ जाएगा। बात ठीक है? क्या जब हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 को पढ़ा, क्या हमें यूनिक आंसर मिला? आप बोलोगे सर इतने सारे आंसर मिल गए, यूनिक कहां से आइए, कहां से यूनिक है? इसका उल्टा भी सही है, बल्कि 1,24 इसके उल्टे भी आ जाएंगे। तो यूनिक आंसर कहां से मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। तो यानी कि मुझे 2 अकेला पढ़ के भी यूनिक आंसर नहीं मिल रहा। जब ऐसा नहीं होता फिर क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन। अब कंबाइन करो। पहले केस में क्या देखा था, m n से बड़ा, और हमने देखा था कि n की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, तभी m प्लस n जो होगा, सम होगा, वो प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा। और जब इस वाली बात को हमने इसके साथ कंपैरिजन किया, मतलब कंपेयर आपका साथ में ऐड किया स्टेटमेंट 2 के साथ, हमें नोटिस हुआ कि भाई ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जहां पर n की वैल्यू 1 है। पहले स्टेटमेंट से यही मिला था कि n की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट 2 से हमने इतने सारे केसेस देखे, उनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू थी या एक ही पेयर था जहां पर n की वैल्यू 1 है। तो क्या यहां पर सिंगल यूनिक आंसर आया? आंसर इज यस, बिल्कुल आया। एंड वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है m की 24 और n की 1। क्या हुआ, जब ये m की वैल्यू 24 होगी, n की वैल्यू 1 होगी, वहां पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों यहां पे सही होल्ड करती हैं। जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो सिंगल यूनिक आंसर आता है। इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं क्या, कि जब दोनों को कंबाइन करेंगे ना, तब जाके हमारे पास एक सिंगल यूनिक आंसर आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा सर? इसीलिए इसका आंसर बनेगा स्टेटमेंट नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ना पहली स्टेटमेंट को देख के आंसर आया था, ना दूसरी को देख के आया, पर जब हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, सिर्फ फिर हमारे सामने सिंगल यूनिक आंसर आ गया। बात समझे? बहुत बढ़िया। आओ आगे आओ फिर, ये पढ़ो, ये पढ़ो। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा, यहां पे लिखा है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑप्शन डी जो स्टेटमेंट डी है, यहां पे प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। एक बार पढ़ लो इन चीज को, फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दिखा दूंगा। ये भी डेटा सफिशिएंसी का है, पर थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में है डेटा सफिशिएंसी ये, पर थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में है। आई थिंक पढ़ लिया सब बच्चों ने। देखो यहां पर भी क्या है ना, यहां पर हमारे सामने मेन स्टेटमेंट दी हुई है, एंड पूछा है कि किस तरह से लॉजिकली कंसिस्टेंट है। एंड इसके ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि मतलब एसपी ओनली हो गया, आर क्यू ओनली हो गया, बोथ एसपी एंड आर क्यू, या फिर नीदर एसपी नॉर आर क्यू। एक्चुअल में क्या है ना, उसने बोला है, स्टेटमेंट क्या है कि प्रदीप भाई या तो डायरेक्टर है या आपका प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब उसने ऑप्शन में पहले में क्या दे रखा था, एसपी। एक बार एसपी को पढ़ो। एसपी जब हम पढ़ते हैं, मतलब ये और ये जो नीचे वाला है ना, तो ये क्या स्टेटमेंट कहती है, वो कहता है प्रदीप डायरेक्टर है, और नीचे वाला कहता है कि वो प्रोड्यूसर नहीं है। तो क्या ये लॉजिकली कंसिस्टेंट हुआ? आंसर इज यस, क्योंकि मेन स्टेटमेंट क्या कह रही थी, मेन स्टेटमेंट तो यही तो कह रही थी कि या तो वो डायरेक्टर है या वो प्रोड्यूसर है। और जब हमने पीएस या एसपी देखा, तो वो भी तो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर नहीं है। और यही तो इसकी बात थी, दोनों में से एक है ना कोई चीज, या तो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है।
तो इसने जब बोला पीएस के अंदर कि वो डायरेक्टर है पर वो प्रोड्यूसर नहीं है, बिल्कुल इसके कंसिस्टेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन उसने बोला था आरक्यू के बारे में। अब आरक्यू देखो इन दोनों को, आरक्यू कह रहा है, आरक्यू कह रहा है कि वो प्रोड्यूसर है पर वो डायरेक्टर नहीं है। तो भाई वो भी तो मेन स्टेटमेंट के साथ ही लिंक है। मेन स्टेटमेंट में यही तो बोला था कि या तो डायरेक्टर होगा या प्रोड्यूसर होगा, एंड यहां पर वो कह रहा है कि वो डायरेक्टर नहीं है पर प्रोड्यूसर है। तो एक वाली बात सही है, दोनों में से एक होना पड़ा था, इसमें भी बात एक ही की हुई है। तो यानी कि भाई आरक्यू भी क्या है, आरक्यू भी सही है, एसपी भी ठीक है, आरक्यू भी ठीक है। तो आंसर क्या ठीक है? आंसर ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, इधर और का मतलब पता होता बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़ो, पढ़ो इसको, टेक 30 सेकेंड्स। हाँ, टेक 30 सेकेंड्स। ठीक है, पढ़ लिया। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है कि भाई चार लोग हैं PQRS, उन्होंने एक टेस्ट दिया, एंड हमसे उसने सवाल पता क्या पूछा है? हमसे सवाल पूछा है कि क्या पी के स्कोर्स जो थे या पी के मार्क्स थे वो क्यू से ज्यादा आए हैं। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसका आंसर यस आता है या नो आता है, मेरे पास एक आंसर आ जाए, या तो यस आ जाए या नो आ जाए, मुझे एक डेफिनेट आंसर चाहिए। अगर इसका आंसर नो भी आ जाए ना, मैं समझ गया कि डेटा सफिशिएंट है। मेरे पास आंसर यस आ जाए तब भी डेटा सफिशिएंट है, पर मेरे पास एक यूनिक आंसर आना चाहिए। ये मे बी वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तब डेटा इनसफिशिएंट होगा, इनसफिशिएंट। पर एक सिंगल यूनिक आंसर आए, चाहे यस आए चाहे नो आए, तब हम कहेंगे डेटा सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमें बस पी और क्यू में रिलेशनशिप चाहिए। अगर रिलेशनशिप पक्का पता लग गया ना कि पक्का बड़ा है या पक्का छोटा है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काम करते हैं, क्या स्टेटमेंट वन को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस। क्या कह रहा है कि पी और क्यू का जो सम है ना, वो किसके इक्वल है? सर वो इक्वल है आपके आर और एस के सम से। मुझे बताओ, सिर्फ इतना पढ़ के, सिर्फ इतना पढ़ के क्या आप ये बता दोगे कि पी और क्यू में कौन सा बड़ा है? कैसे बता पाओगे यार? पी बड़ा है हो भी सकता है, क्यू बड़ा है वो भी हो सकता है, नहीं पता लग रहा। हमें इतना पता है कि दोनों को जोड़ दोगे वो आर और एस के बराबर बनेगा। तो भाई अकेला स्टेटमेंट वन देख के तो मैं बिल्कुल नहीं बता पा रहा कि पी और क्यू में कौन बड़ा है। चलो ठीक है, आते हैं स्टेटमेंट टू के ऊपर। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? स्टेटमेंट टू कह रहा है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस। क्या पी और एस का जो सम था वो क्या है? वो मोर देन है, किसके मोर देन है? आपके क्यू और आर के सम के। क्या इसको देख के मुझे अब पी और क्यू का कुछ रिश्ता दिख रहा है? तो दिख रहा है कुछ? आप बोलोगे नहीं सर अभी भी नहीं दिख रहा। आप ऐसा जरूर कर सकते हो, आप आर को इधर ले आओ, आप बोलोगे सर पी माइनस आर इज ग्रेटर देन क्यू माइनस एस। अगर आर को इधर ले जाओगे और एस को उधर ले जाओगे तो ये रिश्ता बन जाएगा। पर क्या इसको देख के कुछ बता पा रहा हूं? नहीं। अब मुझे आर और एस जब पता ही नहीं है कि आर और एस की क्या वैल्यू है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं पी और क्यू में भी रिश्ता नहीं दे पाऊंगा। तो यानी कि सर स्टेटमेंट टू को देख के भी मैं नहीं बता पा रहा कि पी बड़ा है या क्यू बड़ा है। फिर क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, दोनों का कंबाइन कर देते हैं। दोनों को कंबाइन कर दो। पहले स्टेटमेंट से ये आया था, दूसरे स्टेटमेंट से ये आया था, दोनों को कंबाइन करने से कुछ निकल रहा है? निकल रहा है कुछ? तब भी नहीं निकल रहा। आप कुछ कोशिश कर सकते हो, आप बोलोगे कि सर क्यू को उधर ले जाते हैं, पर तब भी आप नोटिस करो आपका पी और क्यू में रिश्ता कुछ भी नहीं बन रहा। ना पी बड़ा है ना क्यू बड़ा है, हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो दरअसल में क्या हुआ, आपने दोनों को यहाँ पे कंबाइन भी कर दिया, दोनों को ऐड भी कर दिया, वॉट एवर यू वांट टू डू। ऐड तो नहीं होगा क्योंकि इस तरह ग्रेटर देन इक्वल है, आप इसकी कुछ वैल्यूज डालने की कोशिश करो, पर वो नहीं डलेंगी, और भी वेरिएबल है उसके साथ में। तो आप पी और क्यू में क्या रिश्ता है वो आप बता ही नहीं पाओगे, और रिश्ता नहीं बता पाओगे तो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ये आपका बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप दैट इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके लिए भी आप 30 सेकेंड्स आप ले लीजिए, एंड मुझे आप इसका फिर आंसर बताइए कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही होना चाहिए। हाँ जी, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन यहाँ पे आना था एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज, क्या कह रहा है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल पी क्यू एंड आर फॉर 50 रुपीज। 3 वस्तुएं खरीदी पी क्यू आर, कितना पैसा खर्च हुआ तीनों को खरीदने में, 50 रुपए। और उसके साथ ही साथ हमें यह भी बता दिया कि भाई क्यू जो है ना, क्यू को खरीदने में लगे 16 रुपए, जो कि सबसे कम थे, विच इज द लीस्ट। सबसे कम पैसा कहां पे खर्च हुआ, क्यू के ऊपर, कितना, 16 रुपए। अब उसने कुछ सवाल पूछा है, सवाल ये पूछा है कि आर्टिकल पी का दाम क्या होगा, आर्टिकल पी कितने का खरीदा होगा। तो थोड़ा समझते पहले, ऐसा था ना कि P प्लस क्यू प्लस आर, ये वैल्यू थी 50, और उसने हमें आगे क्या बता दिया कि Q की वैल्यू 16 थी। अगर आप Q की वैल्यू यहाँ पे 16 पुट करोगे और 16 इधर लेके जाओगे, ये बनेगा P प्लस आर आपका 34। बात ठीक है। एक तो हमें ये बात पता है कि P प्लस आर 34 है, अभी तो हम स्टेटमेंट पे पहुंचे ही नहीं, अभी तक यहाँ पे ये पता लग गया P और R 34 है, मतलब P प्लस आर, और Q सबसे छोटा था। तो P और R की जो वैल्यू है ना, वो 16 से तो बड़ी है। अग्री करते हो, ये तो पता है हमें, ठीक है। अब एक बच्चों ने जो यहाँ पे गड़बड़ करी हो सकती है ना, वो ये है, यहाँ पे आप नोटिस करो, उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि पी क्यू आर नेचुरल नंबर है। ही हैज नेवर सेड दिस थिंग। तो हमें नहीं पता कि पी की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता पी आर की वैल्यू क्या है। हमें बस इतना पता है कि पी और आर की वैल्यू 16 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्यू सबसे छोटा है ना। तो क्यू की पी एंड आर की वैल्यू 16 से ज्यादा होनी चाहिए, हमें बस इतना पता है। बाकी क्या है, वो नेचुरल नंबर है नहीं है, हमें नहीं पता। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट वन के ऊपर। स्टेटमेंट वन पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पी की वैल्यू जो है ना, वो आर से बड़ी नहीं है। क्या कह रहा है, पी की वैल्यू आर से बड़ी नहीं है। तो यानी कि आर या तो पी से बड़ा है या उसके बराबर है, यही मतलब हुआ। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर। पी की वैल्यू आर से बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है मतलब या तो आर के बराबर है या आर से छोटी है। क्या मुझे बताओ, इसके माध्यम से मुझे कुछ आइडिया लगा, क्या यहां से पी की वैल्यू निकल सकती है? नहीं निकल सकती। कुछ भी हो सकता है, लेट से हो सकता है कि आर भी 17 हो और आपका पी भी 17 हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी मैंने कहा ना आपको कि यहां पर हमें सिर्फ इतना पता है कि क्यू सबसे छोटा है, बाकी हमें आइडिया नहीं है कि नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट से ये वैल्यू हुई आपकी 17.6 और ये वैल्यू आपकी 16.4 हुई, तब भी तो आपकी वैल्यू 34 आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आ जाएगी। और भी बहुत सारी 17.8, 16.2, कुछ भी आप वैल्यूज ऐसे ले सकते हो। तो पी की क्या डेफिनेट वैल्यू आएगी? अरे नहीं सर, पी की तो इतनी सारी वैल्यूज आ गई। तो यानी कि पता क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट वन को देख के आप नहीं पता कर पाए कि पी की वैल्यू क्या होगी। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट टू को देखेंगे। ये इसका उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है कि आर की जो कॉस्ट है वो पी से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी की जो वैल्यू है वो या तो आर के बराबर है या उससे बड़ी है, यही मतलब है। अब क्या इसको देख के आप कह सकते हो? नहीं सर, इस केस में उल्टा हो जाएगा। आपकी बस पी की वैल्यू हो सकता है 17.5 हो एंड आपकी क्यू की आर की वैल्यू जो है वो आपकी 16.5 हो। और भी बहुत सारे 17.8 हो सकता है, ये 16.2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट की बात ही नहीं। तो सर यहां से भी नहीं पता लग रहा। अब क्या करेंगे, ना पहले से निकला ना दूसरे से निकला, अब दोनों को कंबाइन करेंगे। दोनों कंबाइन करने का मतलब क्या, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आर या तो पी से बड़ा है या उसके बराबर है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पी या तो आर से बड़ा है या उसके बराबर है। अरे कंबाइन करने का मतलब यहां पे क्या हुआ, कंबाइन करके आप नोटिस करोगे इसका मतलब सिंपल सा निकलेगा, पी इज इक्वल टू आर। क्यों? क्योंकि पहले में कह रहा है कि आर बड़ा है या बराबर है। अरे बड़ा कैसे, और दूसरा कह रहा है कि पी बड़ा है या बराबर है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पी आर से बड़ा भी हो और पी आर से छोटा भी हो। जब कंबाइन करेंगे तो एक ही केस आएगा कि दोनों बराबर होंगे, तब उस केस में स्टेटमेंट वन भी ठीक रहेगी, स्टेटमेंट टू भी ठीक रहेगी। और जैसे ही आपको पता लगा कि पी इज इक्वल टू आर, आप यहां पे डाल दो, तो वो बनेगा 2p इज इक्वल टू 34। वहां से p की एक सिंगल डेफिनेट वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। तो हुआ क्या है, जब आपने दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया, तब आपके सामने एक p की सिंगल डेफिनेट वैल्यू आई है। तो क्या आर्टिकल का प्राइस था, क्या हम दोनों को कंबाइन करके बता पा रहे हैं? आंसर इज यस सर, बिल्कुल बता पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। आई होप दैट इज ओके टू एवरीवन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको एवरेज से भी मान सकते हो, ठीक है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। 30 सेकेंड्स ले लो, ठीक है।
एक 30 सेकेंड्स एंड लेट मी नो किसका आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? आसान क्वेश्चन, देखो ये तो काफी। यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेज इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60, अगर 60 एवरेज है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एवरेज आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। एवरेज क्या होता है आपका, सम अपॉन नंबर, बिल्कुल। तो एवरेज गिवन है हमारे पास, हमारे पास सम भी गिवन नहीं है, नंबर भी गिवन नहीं है, नंबर चलो निकालना ही है, ठीक है। एक काम करते हैं फिर फर्स्ट सिर्फ स्टेटमेंट वन को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन कह रहा है कि सर उस क्लास में ना हाईएस्ट मार्क्स 70 थे और लोएस्ट मार्क्स 50 थे। क्या थे, हाईएस्ट मार्क्स आपके 70 हैं, लोएस्ट मार्क्स आपके 50 हैं, और उसकी एवरेज कितनी है, एवरेज हमें गिवन है ऑलरेडी कि एवरेज 60 है। क्या सिर्फ इसको देख के मैं ये बता पाऊंगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, सोचो। नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है भाई ये सिर्फ दो ही लोग हो, तब भी इनका एवरेज 70 प्लस 50 120 बाई 2 60 ही आएगा। हो सकता है यहां पर एक बंदा और हो जिसका वेट 60 हो, वेट नहीं क्या लिखा है आपके मार्क्स, उसके मार्क्स 60 हो, भाई तब भी एवरेज 60 ही आएगा। हो सकता है 60 वाले कई बंदे हो यहाँ पे, हाँ इतने सारे लोग होंगे सर, इनके अगर ऐसे नंबर आएंगे तो इनकी एवरेज भी 60 ही निकल के आ रही है। तो मैंने एक बार नोटिस किया कि मुझे पता ही नहीं लग पा रहा कितने लोग हैं। हो सकता है सिर्फ दो ही लोग थे, हो सकता है तीन चार, अगर बाकियों के सबके 60-60 आप करते गए तो शायद हजारों लोग भी हो सकते हैं। तो सर स्टेटमेंट वन से तो बिल्कुल आइडिया नहीं लग पा रहा कि कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर, बिल्कुल नहीं। अब एक काम करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट टू पे चलेंगे। स्टेटमेंट टू को देखने के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट वन को भूल जाएंगे, स्टेटमेंट टू को देखो। वो कह रहा है कि जब आपने हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स वाले बच्चे को क्लास से हटा दिया, उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्लास के एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या किया, हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स उन दोनों को हटा दिया, तब आपके एवरेज के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। क्या इससे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग जाएंगे, नहीं पता लगेंगे। आप ऐसा सोचो ना, हो सकता है किसी बच्चे के 100 नंबर आए हों, हाईएस्ट वाले के, लोएस्ट वाले के 20 आए हों। जब आपने दोनों को हटा दिया तब इनका एवरेज 60 ही रहेगा, क्योंकि इनका सम था 120, तो वो सेम ही रहेगा। अब हो सकता है अंदर बहुत सारे लोग हो, बाकी 60 वाले हजारों ही लोग हो अंदर, एक या कोई भी इंसान ना हो, मतलब या कम से कम एक इंसान हो, कितने भी हो सकते हैं। तो भाई इसको देख के भी हम नहीं बता पाएंगे। या पिछला वाला एग्जांपल लेना चाहते हो कि यहाँ पर 70 था, यहाँ पे 50 था, इनको हटा दोगे भाई तब भी एवरेज आपका 60 ही रहेगा। अब उसमें कितने लोग हैं क्लास में हमें नहीं पता लग रहा, तो भाई सेकंड स्टेटमेंट से भी हमें नहीं आइडिया मिल रहा, और जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तब भी आइडिया नहीं लगेगा। एवरेज में पता क्या होता है, अगर आप दो एक्सट्रीम वाले लोगों को हटा देते हो, राइट, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हो कि काफी बार आपकी एवरेज सेम रहती है, और अगर डेफिनेटली उनका सम है फिर तो सेम ही रहेगी। तो पॉइंट पता क्या हो रहा है, पॉइंट ये हो रहा है कि हमें एवरेज से ना हमें पता नहीं लग पा रहा अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि आप नोटिस करो ना उसने हमें सम दिया और नंबर तो हमें निकालना ही है। अब हो सकता है ना कि सम सबका 60-60 60-60 से बढ़ता जा रहा हो। अगर हर बंदे का हम में से, अगर ऐसा समझो कि एक हम क्लास में बैठे हुए हैं और हम सबका वेट 60 है, और मैं कह रहा हूं क्लास की एवरेज तो 60 ही होगी। अब एक बंदे को निकाल दिया, दो बंदे को निकाल दिया, फर्क कहां पे पड़ेगा, तो मैं नंबर बता ही नहीं पाऊंगा उस केस के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ना स्टेटमेंट वन से आ रहा था आंसर, ना स्टेटमेंट टू से आ रहा है, और ना ही जब हमने सबको कंबाइन कर दिया उससे भी हमारा आंसर नहीं आया। तो यहां पे सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो टेक 45 सेकेंड्स, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या रहा है, कह रहा है तीन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, और जिनको ऐड करने पर भी हमें एक प्राइम नंबर मिल रहा है। हमें क्या निकालना है, कौन है वो तीन प्राइम नंबर। क्या कहा उसने, तीन प्राइम नंबर्स को ऐड किया, उनको ऐड करने का जो नंबर बना ना वो भी अपने आप में प्राइम है। पहले आप मुझे बताओ कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। अरे प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके बस दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अग्री करते हो?
कौन कौन से नंबर्स, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, राइट, 23, 29, 31। ऐसे मैंने आपको क्लासेस में ये चीज करवा रखी है, बात मानते हो? ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन से ऐसे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जिनको ऐड करके हमारे पास जो सम आता है वो प्राइम नंबर आता है। आप लोगों को क्लासेस के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या प्रॉपर्टी बताई थी? मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ऑड में जब ऑड हम ऐड करते हैं ना, तो इसका जवाब आता है इवन। कोई भी नंबर ले लो आपका, लेट्स से 7 + 9, तो इवन बनेगा 16, बिल्कुल बनेगा। उसी तरह से ऑड में जब आप इवन जोड़ते हो तो आपका सम आता है ऑड, लेट्स से 7 + 10, 17, राइट। इवन प्लस ऑड भी इसका सही है, वो भी ऑड ही बनेगा। और जब आप इवन प्लस इवन जोड़ोगे वो आपका आएगा, फिर वो भी इवन आएगा, 8 + 12, 20। अग्री करते हो? ठीक है, पर आप पूछ रहे होंगे सर ये क्यों बताने लग गए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर आप 2 को एक बार नोटिस करो। ठीक है, कर लिया नोटिस? 2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है? हाँ बिल्कुल, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक है, बट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात मानते हो मेरी? इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आपका इवन नहीं है। ये बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। अब नोटिस करो, कोई भी इनमें से 2 नंबर को ले लो, कोई भी, वॉट एवर 2 नंबर्स यू वांट टू टेक, एनी 2 नंबर्स। 2 को छोड़ के कोई भी 2 नंबर हमने ले लिए, मान लो ये ले लिए, इनका सम क्या आएगा? सर ऑड है दोनों, ऑड प्लस ऑड इवन आएगा। तो हो पता क्या रहा है, कोई भी 2 प्राइम नंबर आप पिक करो एक्सेप्ट 2, तो उनका जो सम आएगा वो पक्का ही पक्का इवन आएगा। हाँ बात तो सही है, 2 को छोड़ के कोई भी आप 2 नंबर ले लो प्राइम, उनका हमेशा ही सम आपका इवन आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मान लो इवन में अगर आप 2 ऐड करोगे तब भी आपका सम क्या आएगा? इवन ही आएगा। इवन में 2 ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में ना, जब वो ये कह रहा है कि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं, 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं, उनको ऐड करके भी प्राइम नंबर आ रहा है, क्या पॉसिबल है कि उनमें से एक 2 हो? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 2 कोई भी नंबर इनमें से लो, उनका सम तो इवन आ गया, उसमें 2 ऐड कर दोगे फिर वो इवन ही रहेगा, और वो इवन रहेगा तो प्राइम कैसे होगा? क्योंकि 2 के अलावा तो कोई और प्राइम होता ही नहीं जो इवन है। तो मेरे कहने का मीनिंग पता क्या है? हमने इतना पढ़ के, यहीं तक पढ़ के हमने ये डिटरमिन कर लिया कि इन तीनों नंबर में से 2 नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी नंबर, मतलब किसी बाकी 2 नंबर के अंदर तीसरा नंबर 2 है ना, तो उनका सम पक्का ही पक्का इवन आएगा, और वो फिर सम प्राइम नहीं हो पाएगा। ये चीज पहले ही हमने डिटरमिन कर ली। अगर ये चीज पता लग गई तो हमने देखा कि 2 तो हो नहीं सकता। अब आएंगे स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं एक बार। अब यहां पे स्टेटमेंट 1 पता क्या कह रही है? स्टेटमेंट 1 सेज कि उनका जो सम है ना वो 23 से छोटा है। क्या है? सम जो है आपका वो 23 से छोटा है। ओके, अब यहां पर हमें कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे कि भाई ऐसे 3 नंबर्स लें जिनका सम आपका 23 से छोटा आ जाए। अब 2 तो है नहीं, तो सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा क्या है आपका? 357, ये तो सबसे छोटा है। अब 357 है तो 3 + 5 8, 8 + 7 15। अब ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने लिखा ना जो सम है वो भी प्राइम होना चाहिए, पर यहां तो सम प्राइम नहीं ना आ रहा, 15 प्राइम थोड़ी है। फिर अगला केस लो। अगला केस क्या हो सकता है? मतलब हम 3 और 5 को वही रखते हैं और आपके अगला नंबर लेते हैं 11। तो 3 + 5 8, 8 + 11, ये बना हमारे पास 19। ठीक है, ये वाला केस सही है, 23 से सम कम भी आया और 19 प्राइम भी है। और देख लो, अगला देख लो, इससे 3 + 5 प्लस आपका 13 देख लो। यहां पर क्या बनेगा? 8, 8 + 13 21। ये नहीं बनेगा क्योंकि 21 प्राइम नहीं है। आगे अगर आप जाओगे 3 + 5 + 17, वो 23 को क्रॉस कर जाएगा, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं। तो 3 वाले तो सारे देख लिए। अब आगे आ जाओ, अब और क्या देखेंगे? 5 वाला देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे 5 + 7 + 11, 5 + 7 12 + 11 23। अब ये प्राइम तो था, बात तो ठीक है तुम्हारी, प्राइम था, पर यहां पे आप नोटिस करो ये लेस देन 23 बोला है, पर ये तो 23 के इक्विवेलेंट हो गया। तो भाई ये केस भी नहीं होगा, क्योंकि 23 थोड़ी बोला है, लेस देन 23 बोला है, तो ये केस भी नहीं होगा। और कोई केस आप नोटिस करोगे तो उस केस में भी आपका सम 23 से ज्यादा ही बनेगा। बात मानते हो? बात मानते हो? ठीक है, तो मुझे बताओ, जब मैंने स्टेटमेंट 1 को पढ़ा, क्या मैं इस बात से अग्री कर पाया कि देयर इज ओनली वन सच पॉसिबल केस जहां पर आपका सम लेस देन 23 आए?
और बाकी कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए कि 3 प्राइम नंबर है एंड उनका सम एक प्राइम नंबर हो। वो वाला केस जब आपका सम 23 से कम आए, वो ऐसा एक ही केस है। क्या मेरे पास सिंगल यूनिक केस आया? हाँ जी बिल्कुल आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टेटमेंट 1 को जब मैंने अकेले यूज किया, तो उसी स्टेटमेंट को बस अकेले यूज करने से मेरा एक डेफिनेट आंसर आ गया। द 3 नंबर्स आर नथिंग बट 3, 5 और 11। तो स्टेटमेंट 1 से अकेले से आंसर आ रहा है, कोई डाउट की बात नहीं। अब आते हैं यहां पे स्टेटमेंट 2 के ऊपर। स्टेटमेंट 2 पता क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक नंबर 5 है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप समझो यहां पे, जब आप स्टेटमेंट 2 को सॉल्व कर रहे हो, आपको स्टेटमेंट 1 को भूलना पड़ेगा दिमाग से। कई बच्चे यहां पे पता क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1 को भी साथ में ले लेते हैं। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 पे भी फोकस रखना है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एक नंबर 5 है। अगर मुझे बस इतना पता लग जाए कि उनमें से एक नंबर 5 है, क्या मेरे पास यूनिक आंसर आएंगे या नहीं आएंगे? आप बोलोगे नहीं आएंगे। पता क्यों? आपके सामने ही दो आंसर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये देखो, 3 + 5 + 11 जब मैंने किया था, क्या इनका सम प्राइम आया था? बिल्कुल आया था। 5 + 7 + 11 किया था, उनका भी आंसर एक प्राइम आया था। इस तरह और भी हो सकते हैं। आगे आगे आप और नंबर्स देखोगे तो और नंबर भी आएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जस्ट बाय नोइंग कि उनमें से एक नंबर 5 है, मुझे नहीं पता कि क्या वो 3, 5, 11 की बात कर रहा है या 5, 7, 11 की बात कर रहा है या आगे किसी और नंबर की बात कर रहा है। तो देर इज मोर देन वन आंसर, यूनिक आंसर तो मिला नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि आपका स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ रहा। तो क्या है? स्टेटमेंट 1 अकेला इस्तेमाल करने से आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट 2 अकेला इस्तेमाल करने से आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा? अब इस केस में आंसर भी ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेटमेंट 1 पढ़ो, यहां कह रहा है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट मतलब पहले स्टेटमेंट से इसका आंसर आ रहा है, पर दूसरे वाले स्टेटमेंट को अकेले यूज करके आंसर नहीं आ रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप ये सभी बच्चों को यहां पे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, बट थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करते और टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। आई कैन अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, बट आंसर पहुंच सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, पर कई बार गड़बड़ का स्कोप यहां पे रहता है। तो ध्यान से एक बार पढ़ो एंड इसका भी मुझे आंसर दो। ठीक है, तो आप 30 सेकेंड ले लीजिए एंड मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। यस, पूछा हुआ है यहां पे, क्या x + y एक इंटीजर है या नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूं, जब इसका आंसर या चाहे मेरे पास यस आ जाए या नो आ जाए, तो डेटा सफिशिएंट मैं कह दूंगा। मे भी नहीं आना चाहिए कि कभी इंटीजर है कभी नहीं है, वो केस में सफिशिएंट नहीं होगा। मेरे पास एक यूनिक आंसर आ जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। तो एक काम करते हैं, पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 को पढ़ो। वो कह रहा है भाई 2x + y एक इंटीजर है। तो क्या सिर्फ इतना जानने से कि 2x + y आपका एक इंटीजर है, क्या मैं ये कह दूंगा कि x + y इंटीजर है? बताओ। नहीं कह पाऊंगा। आपको मैं एग्जांपल भी देता हूं, देखने वाले आराम से देख चुके होंगे, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से, जैसे मान लो मैंने आपको बात करी कि लेट्स से x आपका 2 है। ठीक है, x अगर 2 था और y आपका 3 था, तो इस केस में ये वैल्यू बनी 7, है ना? 2x + y इंटीजर था, बिल्कुल था। तो ये अगर इंटीजर है, तो उस केस में अगर आप x और y 2 और 3 डालोगे, तब भी वो आपका इंटीजर आ जाएगा। पर अगर आप लेट से x को मानते हो 1/2 और y को लेट से 3 ही मान लो, उस केस में आपका 2x + y, ये तो आपका इंटीजर आ जाएगा, ये 2 और 2 कट गया, ये आपका 4 इंटीजर तो आ जाएगा, पर x + y इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हाफ है और आपकी y की वैल्यू 3 है। ये 7/2 बनेगा। फिर इंटीजर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। तो यानी कि ना 2x + y इंटीजर है, इसकी वजह से x + y इंटीजर कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। यूनिक आंसर थोड़ी आया। तो भाई पहले स्टेटमेंट से तो मेरा आंसर नहीं बनेगा। और सेकंड स्टेटमेंट भी तो सेम ही बात कह रहा है, बस यहां पे x और y को इंटरचेंज कर दिया। तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आप यहां पे x की वैल्यू 2 ले लो, सॉरी x की वैल्यू 3 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो। तो उस केस में ये अकेला देखने से भी मुझे नहीं पता लगेगा कि x + y इंटीजर होगा या नहीं होगा। मतलब किसी केस में हो भी सकता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहां तक तो बात है, क्लियर है कि अकेले अकेले तो ये आंसर नहीं दे पाएंगे हमारे पास यूनिक। पर लेट्स से, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब पता क्या है मेरे पास? अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि 2x + y एक इंटीजर है,
और स्टेटमेंट 2 से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि x प्लस 2y भी एक आपका इंटीजर है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाई है कि भाई जब इंटीजर के अंदर हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटीजर बनता है। अग्री करते हो? बिल्कुल। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो इनको ऐड करने से भी तो हमारे सामने एक नया इंटीजर आएगा। बिल्कुल आएगा। तो ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे ये बनेगा 3x, ये बनेगा 3y, ये एक क्या बना, ये आपका नया एक इंटीजर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे आपका x प्लस वाई अगर आप नोटिस करना चाहो, ये बना 3x प्लस 3y ना, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई ये आपका इंटीजर हो गया। और x प्लस वाई क्या बना, ये बना सर इंटीजर अपॉन 3। मुझे एक चीज बताओ, क्या इंटीजर अपॉन 3 आपका इंटीजर है या नहीं? सोच के बताओ, सोचो, क्या इंटीजर अपॉन 3 आपका इंटीजर है या नहीं? आप बोलोगे पता नहीं सर। क्यों नहीं पता? हो सकता है, लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो इंटीजर आपका 3 ही है, उस केस में 3/3 करोगे तो वैल्यू आएगी 1, तब आपका इंटीजर आएगा। पर लेट्स से इंटीजर की वैल्यू अगर 4 आई है तो 4/3 क्या हुआ, ये तो आपका इंटीजर नहीं हुआ। तो यानी कि पता क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई किसी केस में इंटीजर हो भी सकता है अगर इंटीजर 3 का मल्टीपल हुआ, अदरवाइज काफी सारे केसेस में वो इंटीजर नहीं भी होगा। तो एक्चुअल में ना इसका आंसर यस भी हो सकता है कंबाइन करने के बाद, इसका आंसर नो भी हो सकता है। तो क्या मेरे पास एक सिंगल डेफिनेट आंसर आया? नहीं आया। तो क्या कहूंगा मैं इस केस में कहूंगा दैट द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। जब मैंने दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया ना, उसके बाद भी मेरे पास आंसर नहीं आया। कुछ बच्चे ने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे आपको नोटिस कर पाओगे कुछ केसेस में इंटीजर बन भी रहा है, कुछ केसेस में नहीं भी बन रहा। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आप 30 सेकेंड्स लीजिए एंड आप इसको सोच के बताओ कि आपके हिसाब से यहां पर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, 30 सेकेंड्स ले लो आराम से एंड सोच के बताओ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि सबसे कम पैसा किसको मिला, ये पूछा हुआ है। हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। 3 लोग हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड, उनके बीच में कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और हमसे पूछा हुआ है कि सबसे कम पैसा किसको मिला। चलो ट्राई करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट 1, जो लिखा हुआ है बस वही करेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एक्स, एक्स को कितना रिसीव हुआ, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट, एक्स एंड सॉरी वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड। वाई एंड जेड को जितना मिला ना, उसका 4/5 एक्स को मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ वाई प्लस जेड। हाँ बिल्कुल कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि ज्यादा किसको मिला कम किसको मिला? नहीं मिल रहा। थोड़ा कोशिश कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इक्वल टू 4y प्लस 4z। नहीं पता लग रहा, क्या x को ज्यादा मिला, y को मिला, z को मिला, मतलब कम ढूंढना है ना, किसको कम मिला नहीं पता लग रहा। तो मैं कह सकता हूं सर स्टेटमेंट 1 से तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट, x एंड z टुगेदर रिसीव्ड। क्या कह रहा है, y को कितना मिला, y को मिला 2/7 ऑफ व्हाट x एंड z रिसीव्ड। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, y इक्वल टू 2/7 ऑफ x प्लस जेड। इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या बनेगा, 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। बना तो यही। क्या सिर्फ इतना देख के, बस इतना इतना देख के मैं ये कह सकता हूं कि सबसे मिनिमम किसको मिला होगा? आप बोलोगे नहीं पता कर पाओगे, 3 है कैसे पता कर दोगे, नहीं पता लग रहा। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट 2 को भी अकेला देखने से मुझे आंसर नहीं मिल रहा। जब दोनों से नहीं मिलता तो क्या करते हैं, सब दोनों को कंबाइन करते हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है, पहली क्वेश्चन है सर 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z, राइट। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी आपकी, 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, यही क्वेश्चन थी। अब क्या इन दोनों में से हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं? कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आई होगी कि यार यहाँ पर तो सर 3 वेरिएबल हैं, स्टेटमेंट 2 ही है, हम नहीं निकाल पाएंगे।
पर एक्चुअल में उसने बस रिलेशनशिप पूछा है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी। तो हो सकता है हम रिलेशनशिप निकाल लें। कोशिश कर लेते हैं सर, कोशिश कर लेते हैं। कैसे कोशिश करेंगे, इनको सेम बनाओ कैसे कैसे करके। कैसे कर सकते हो, जेड जेड कॉमन कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस स्टेटमेंट को, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 14y इज इक्वल टू 4x प्लस 4z, राइट। अब इसको माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करोगे तो क्या बनेगा इन दी एंड, आप इसको माइनस कर दो एक बार इधर। माइनस करने से देखो, जब आप इसको माइनस करोगे तो 4z और 4z तो कट जाएगा, बाकी बनेगा आपका 5x माइनस 14y इज इक्वल टू 4y माइनस 4x। सॉल्व कर लो, 9x इज इक्वल टू 18y, तो x अपॉन y की वैल्यू आई 2/1। 18/9 को काट दिया मैंने तो 2/1 आ गया। या ऐसा भी कह सकते हो, x इक्वल टू 2y भी कह सकते हो, यहां से बिल्कुल कह सकते हो। अब यहां से मुझे एक रिलेशनशिप मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला। आप बोलोगे सर x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 1 है, कौन बड़ा हुआ यहाँ पे, x बड़ा हुआ एज कंपेयर टू y। बात मानते हो, x इक्वल टू y से दिख भी रहा है, x आपका बड़ा है y से। पर आप बोलोगे सर अभी तो x और y का रिश्ता पता लगा है, z का थोड़ी पता लगा है। कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 2y हम इधर डालने की कोशिश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 2y हम इधर डालने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें डाला 5x की जगह मैंने क्या डाला, मान लो 2y डाल दिया, इज इक्वल टू 4y प्लस 4z। ये पहली वाली स्टेटमेंट के अंदर डाला तो क्या बना, 10y इज इक्वल टू 4y प्लस 4z, और ये क्या बना 6y इज इक्वल टू 4z। तो y अपॉन z क्या हुआ, y अपॉन z हुआ आपका 4/6, या जिसको आप 2/3 भी कह सकते हो। क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि जब z की वैल्यू 3 है ना तो y की वैल्यू 2 है। तो कौन बड़ा हुआ यहाँ पे, आप बोल दोगे सर z बड़ा है y से, z की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू 2 है, तो z यहाँ पे बड़ा हुआ y से। और यहाँ पे हमने देखा था x बड़ा है y से, तो सबसे छोटा कौन है, अरे y ही तो छोटा हुआ, y x से भी छोटा है, y z से भी छोटा है। तो क्या मुझे जब दोनों को कंबाइन किया था, हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट का क्या सिंगल यूनिक आंसर आया, हाँ बिल्कुल आया। मुझे मिल गया कि y को ही सबसे कम पैसा मिला है, क्योंकि y आपका x से भी छोटा है, y आपका z से भी छोटा है। जब सिंगल यूनिक आंसर आ गया तो आंसर खत्म है, फिर तो आंसर मिल गया मुझे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सोचो, सिंपल ही है कि दोनों को कंबाइन करने पे आंसर आ रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, अगर आंसर तक पहुंच गए हो ना, फिर पहुंचने के बाद गलती नहीं करनी, समझे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यस, टेक 30 सेकेंड्स अगेन, सोचो और इसका आंसर बताओ कि क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। आराम से पढ़ना, इत्मीनान से सोच समझ के। कई बार आसान क्वेश्चन देखने के चक्कर में ना कई बार गड़बड़ हो जाती है, बट आप लोग बहुत ही इजीली इसको पढ़ना आराम आराम से, ताकि कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। सोचो क्या आंसर बनेगा इसका। हाँ जी, व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। अब उसने खुद बता दिया कि भाई यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 पढ़ो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि x अपॉन वाई इज ऑड, बस इतना ही, कि x को जब आप y से डिवाइड करोगे तो ऑड आएगा। क्या इससे मुझे x और y की वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही। अरे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लेट्स से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैं बात कर लेता हूं आपकी लेट्स से 35/5 की। आप बोलोगे इसका आंसर 7 आएगा, ये भी बात ठीक है। और कोई पॉसिबल वैल्यू, अरे हाँ 21/3, ये भी वैल्यू ऑड है। 21/7, ये भी वैल्यू ऑड है। तो इस तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स वन वाई की जब ऑड हो जाएंगी। तो क्या मुझे सिंगल यूनिक वैल्यू एक्स और वाई की मिल पा रही है जो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट 1 से तो कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे तो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर सर स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 को पढ़ो। वो कह रहा है एक्स इंटू वाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 12 आ रहा है। कैसे नंबर्स, आपके नेचुरल नंबर्स। कब आ सकता है, जब आप बोलोगे सर 1 इंटू 12 हो सकता है तब 12 आए, 2 इंटू 6 हो सकता है तब 12 आए, 3 इंटू 4 हो सकता है तब 12 आए। बात ठीक है, और कोई पॉसिबल वैल्यू, अरे इसका उल्टा भी तो सही है।
मतलब ये तो x की वैल्यू y की वैल्यू थी, इसका उल्टा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 12 हो और तब आए, 6 इंटू 2 हो तब आ जाए, या 4 इंटू 3 हो। और तो कोई वैल्यू नहीं ना जब 12 वैल्यू आएगी। क्या इससे मुझे यूनिक वैल्यूज पता लग रही है एक्स और वाई की? आप बोलोगे सर इससे भी नहीं पता लग रही, इतनी सारी वैल्यूज आ गई मेरे सामने, अब क्या करेंगे? ना पहले से पता लग रहा है ना दूसरे से पता लग रहा है, फिर क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। यही करते थे, तो कर दो दोनों को कंबाइन। अब पहले में क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है एक्स अपॉन वाई ऑड होना चाहिए, दूसरे में कह रहा है उनका प्रोडक्ट आपका 12 होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको x मानूंगा इसको y मानूंगा, राइट, जब आपका x y से छोटा है जैसे इस केस में, तो क्या आप x अपॉन वाई ऑड हो सकता है उस केस में? आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे इस केस में x अपॉन वाई करोगे 1 अपॉन 12 नहीं, 2 अपॉन 6 नहीं, 3 अपॉन 4 नहीं, ये तो कैसे ऑड होगा? इन केसेस में ट्राई करते हैं, यहाँ पे x y से बड़ा है ना, तो x अपॉन वाई हम निकाल पाएंगे क्या ऑड है या इवन है, वॉट एवर। 12 अपॉन 1 करेंगे, मतलब एक x अपॉन वाई ऑड चेक कर रहे हैं, 12 अपॉन 1 करेंगे ना, तो 12 अपॉन 1 यहाँ पे 12 आएगा, इवन है ऑड नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू नहीं है। सेकंड चेक करो, 6 अपॉन 2, इस केस में 3 आ रहा है, 3 बिल्कुल ऑड है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, 4 अपॉन 3, ये तो नंबर ऑड ही नहीं है। तो एक्चुअली हुआ पता क्या, जब हमने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन किया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक केस निकल के आया। एक केस क्या है वो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। बस सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब x अपॉन वाई ऑड आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू 6.23 आई, बिल्कुल ऑड है ये x अपॉन वाई, एंड साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट भी 12 आ रहा है। ऐसे और कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जब आपका एक्स वाई 12 भी हो और x अपॉन वाई आपका ऑड भी आए। तो क्या कह सकते हैं इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हम कहेंगे कि जब हमने दोनों को कंबाइन किया तब जाके हमारे पास एक यूनिक आंसर आया। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट्स अलोन। इसलिए इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को भी? ठीक है, एक काम करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 1 मिनट ले लो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, एंड फिर सोच समझ के मुझे एक बार इसका आंसर बताओ कि क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सोचो एक बार एंड फिर इसका आंसर बताओ। क्या, आराम से टाइम ले लो। ठीक है, देखो कुछ एक चीजें हमें स्टेटमेंट में दे रखी हैं, फिर आगे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं। यहां पर कह रहा है कि दो लोग हैं पी और क्यू, ठीक है, इन दोनों की एज 100 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है, यानी कि डबल डिजिट वाले नंबर है ना, डबल डिजिट नंबर है। बात मानते हो कि 100 से कम है और 10 से ज्यादा है, तो डबल डिजिट ही नंबर हुए सारे के सारे, 10 से 99 के बीच में सारे डबल डिजिट नंबर हुए। चलो ठीक है, ये तो बात हमें पता थी। अब आगे पता क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर मान लो हम पी की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्यू की एज बन जाती है। अब मुझे बताओ, पहले हमने एक चीज नोटिस कर ली कि भाई ये डबल डिजिट वाले नंबर हैं। डबल डिजिट को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो कोई नंबर है ए बी, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर में ये चीज समझाई हुई है, जैसे 29 है तो ये क्या हुआ, ये डबल डिजिट नंबर हुआ बिल्कुल, तो उसको मैंने ए बी लिख दिया। अब जैसे 29 ही था, 29 को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 2 इंटू 10 प्लस 9 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये वंस प्लेस की डिजिट है, ये टेंस वाली डिजिट है, तो उसको कैसे लिखते हैं, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और अगले वाले को 1 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 1 लिखना है लिखो, वरना 9 ही काफी है। तो इस केस में अगर मान लो आपकी पी की एज है ए बी, वॉट एवर कुछ भी नंबर होगा, तो क्या हम पी की एज को 10a प्लस बी लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ए है आपका टेंस प्लेस के ऊपर, बी है आपका यूनिट प्लेस के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिखने के अंदर। और उसने हमें एक चीज बोल दी कि अगर आप भाई अगर आप पी की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे ना, आपके सामने क्यू की एज आ जाएगी। तो अगर पी की एज ए बी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर बी की एज, सॉरी जो क्यू की एज है वो बी ए होगी, इसका अपोजिट। और बी ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं 10b प्लस ए से। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा, हमने नंबर सिस्टम की जो पहली क्लास करी थी उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर एबीसी होता है तो 100a प्लस 10b प्लस सी लिख सकते हैं उसको।
सिमिलर चीज यहां पे कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसने पूछा क्या हुआ है, पूछा ये है कि इनका डिफरेंस क्या होगा, इनकी उम्र के बीच में कितना अंतर है, ये पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले हम स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि जो P की उम्र है ना वो Q से बड़ी है। क्या बोला है, P की एज Q से बड़ी है। मुझे सोच के बताओ, सिर्फ इतना देख लेने से और ये जो चीजें हमें पता है, क्या इससे हम बता सकते हैं कि उनके उम्र में कितना फासला है? कोई आइडिया ही नहीं लग रहा। बस इतना पता है कि P Q से बड़ा है बस, बट ये कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा कि P की उम्र कितनी आएगी, Q की कितनी आएगी, उनका डिफरेंस क्या आएगा, कोई आइडिया नहीं है। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि भाई स्टेटमेंट 1 से तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं लग रहा। ठीक है, अब आते हैं अपने स्टेटमेंट 2 के ऊपर। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। क्या कहा, उन दोनों की उम्र का जो सम है ना वो उनके डिफरेंस का 11/6 है। अब मुझे एक बार बताओ दोनों का सम कितना है, दोनों की एज का सम कितना है? आप बोलोगे सर P का एज है ये वाली 10A + B, परफेक्ट। ये तो P की एज थी, उसने कहा दोनों का सम कर दो, और Q की एज कितनी है आपका 10B + A। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि उनका जो सम आएगा 10A + A, ये बना 11A और प्लस 11B। ये है दोनों की एज का सम, P और Q की एज का सम। उसने हमें एक चीज और बोली है कि डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस देखो कैसे भी निकाल लो, P - Q करना है वो कर लो, Q - P भी कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस के अंदर हमें फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है। डिफरेंस ही तो निकालना है, उम्र में फासला कितना है यही तो निकालना है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स से अगर मैं P - Q ही करता हूं, उस केस में क्या होगा, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 10A + B एंड Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है आपकी 10B + A। इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा आपका 9A - 9B। अग्री करते हो इस बात से? ये तो मैंने करवा भी रखा है आप लोगों को सम और डिफरेंस। तो हुआ क्या, सम कितना आया, सम आया 11A + 11B और डिफरेंस कितना आया 9A - 9B, है ना। ये दोनों का एजेस का सम और एजेस का डिफरेंस है। उसने हमें एक बात और बोल दी, क्या बोला कि उनकी एजेस का जो सम है ना वो 11/6 टाइम्स है उनके डिफरेंस के। क्या बोला, एजेस का जो सम है ना वो 11/6 टाइम्स है उनके डिफरेंस के। तो बस कुछ नहीं, इनकी वैल्यू डाल देते हैं। सम कितना है, 11 कॉमन ले लो, सम है उनका 11 × A + B इज इक्वल टू 11/6। डिफरेंस कितना है, इसमें से भी 9 कॉमन ले लो, अंदर बचा क्या, A - B, 9A - B। ठीक बात, क्या यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेंगी, हाँ बिल्कुल, 11 से 11 काट दोगे, बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो, 2 को उधर ले जाओ, ये बना 2A + 2B इज इक्वल टू 3A - 3B। और सॉल्व कर लो, 2B + 3B, ये बन गया 5B इज इक्वल टू A। A की वैल्यू बनी 5B, यही निकल के आया। ठीक है सर, A और B थे क्या, A और B आपके डिजिट्स थे, B आपका यूनिट प्लेस का डिजिट था P की एज के अंदर, और A आपका था टेंथ प्लेस वाला डिजिट। और इनकी डिजिट की वैल्यू होती क्या है, सर इनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होती है। किसी डिजिट की वैल्यू 0 से 9 है, अगर नॉन जीरो होगा तो 1 to 9 होगी। अब मुझे बताओ, लेट्स से B की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, अगर 0 होगी ना उस केस में सामने वाली की जो एज आएगी वो 10 से नीचे आ जाएगी, और उसने बता रखा है वो डबल डिजिट होना चाहिए, तो यानी कि 0 नहीं हो सकता। ये जो वैल्यूज है ना आपकी 1 से 9 के बीच में हो सकती है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर B की वैल्यू लेट्स से 1 है, अगर B की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर A की वैल्यू 5 आएगी उस केस में, A = 5 भी है ना। और अगर आप B की वैल्यू 0 तो डाल ही नहीं सकते, इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। B की वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो A की वैल्यू 10 आ जाएगी, और 10 वैल्यू हो नहीं सकती, क्यों, अरे भाई डिजिट्स हैं, तो डिजिट की वैल्यू 1 to 9 ही होनी पड़ेगी इस केस में, क्योंकि 0 हो नहीं पाएगी। तो यानी कि ये वाला केस तो हो ही नहीं पाएगा, और आगे B = 3 डालोगे वो और बढ़ता रहेगा। तो यानी कि ना यहां से आंसर मेरा पता क्या बना, मेरे पास सिर्फ एक केस आया, B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 5। तो यहां से P की एज क्या बनेगी, P की एज थी AB, AB क्या है आपका, A है आपका 5, B है आपका 1। Q की एज क्या बनेगी, वो है आपका BA, वो क्या बनेगा आपका 15। क्लियर। तो हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा था उनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, इनको माइनस कर लो,
51 माइनस 15 36। क्या एक यूनिक आंसर है? आंसर इज यस, एक सिंगल यूनिक आंसर आया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर आ रहा है। अब कई बार बच्चों को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर आपने पी की एज ही क्यों ली यहाँ पर ए बी, आप पी की एज बी ए ले लो, क्यू की एज आप ए बी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसा कर लो। बट इन दी एंड पूछा क्या है उसने डिफरेंस ही तो पूछा है। मैंने पहले ही आपको बताया डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना होता है। तो यहां पर हमारे सामने 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 मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि एक की एज 51 है, एक की एज 15 है, तो डिफरेंस पक्का ही पक्का 36 आएगा। तो यहां पे पता क्या हुआ, जब हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 को पढ़ा, सिर्फ स्टेटमेंट 2 के बेसिस के ऊपर हम अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। हमें स्टेटमेंट 1 की जरूरत ही नहीं थी, स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा, पर सिर्फ और सिर्फ अकेली स्टेटमेंट 2 यूटिलाइज करने से हमारा एक डेफिनेट आंसर आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर इस केस में आंसर क्या बनेगा, इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। सेकंड वाले से आंसर हो रहा था, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। पहले वाले से आंसर नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझे इस बात को? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, आखिरी के 2-3 क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड थोड़े से टफ थे, एंड मैंने आपको ये भी बताया कि कहां कहां पे आपकी गलतियां यहां पे हो सकती हैं। अब आपको कोशिश पता क्या करनी है, पहली बात तो आपको ये जो पीडीएफ है आपको डाउनलोड कर लेनी है। एक बार बाद में अपने एंड पे भी इस पीडीएफ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपको टॉपिक्स या क्वेश्चंस मुश्किल लगे होंगे उनको अपने एंड पे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, ताकि वहां जाके आप इसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी आने वाले दिनों के अंदर मैं और भी कुछ प्रैक्टिस शीट्स दे दूंगा, ताकि आपका जो डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाए। आप नोटिस कर रहे हो कितने 12-13 क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी ने इस साल पूछे हैं 24 के अंदर। आने वाले टाइम्स के अंदर अगर मान लो चलो 12-13 नहीं भी पूछता, 6-7-5 जितने भी पूछता है, अच्छे खासे नंबर है वो भी, ठीक है। अगर मान लो 6 क्वेश्चन भी आ गए तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स, 66 नंबर की आपकी कट ऑफ है। और अगर इस तरह 12-13 क्वेश्चन आ गए तो दैट मीन्स कि आपके 30-32 नंबर का पेपर आपका यहीं से निकला है, डेटा सफिशिएंसी से। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करी इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन था बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।